वाली मूवी में मेन लीड रोल प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। ये मूवी फेमस वॉर हीरो विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सिद्धार्थ का इस मूवी में डबल रोल देखने को मिलेगा एज बत्रा और उनके आइडेंटिकल ट्विन भाई विशाल का। ये रिलीज होने वाली थी 3 जुलाई 2020 को, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है। Let us take a look at Indian war movies of all times। तो शुरू करते हैं पहली मूवी से, जिसका नाम है समाधि। 1950 में रिलीज हुई ये फिल्म डायरेक्ट की थी रमेश सहगल ने और इसमें लीड रोल प्ले किया था अशोक कुमार, नलिनी जयवंत, कुलदीप कौर, मुबारक, डेविड, संध्या, शशि कपूर और श्याम ने। म्यूजिक फॉर द फिल्म इज गिवन बाय सी रामचंद्रा एंड लिरिक्स रिटन बाय राजेंद्र कृष्ण। ये फिल्म एक पेट्रियोटिक स्पाई पर बेस्ड है। बोस जब वो सारे यूथ से रिक्वेस्ट करते हैं आईएनए ज्वाइन करने के लिए और ब्रिटिशर्स को कंट्री से निकालने के लिए। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना अच्छा नहीं था, पर अशोक कुमार और कुलदीप कौर की परफॉर्मेंस की वजह से मूवी ने बहुत नाम कमाया। दूसरी मूवी की बात करते हैं तो वो है हकीकत। 1964 में बनी वॉर पेट्रियोटिक वॉर फिल्म चेतन आनंद ने डायरेक्ट की थी। इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले किया है धर्मेंद्र, बलराज साहनी, प्रिया राजवंश, सुधीर संजय खान और विजय आनंद ने। ये मूवी 1962 सीनो इंडियन वॉर के ऊपर बेस्ड है। 1965 में इस मूवी ने नेशनल सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड भी जीता था। तीसरी मूवी है हिंदुस्तान की कसम। 1973 में आई वॉर बायोग्राफिकल फिल्म चेतन आनंद ने डायरेक्ट की थी। उन्होंने पहले भी ऐसी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था हकीकत। इस मूवी का कॉन्सेप्ट 1971 में हुई वॉर, जिसे हम ऑपरेशन कैक्टस लिली के नाम से भी जानते हैं, पर बेस्ड था। ये वॉर बायोपिक फिल्म दूसरी वॉर बेस्ड फिल्म से काफी अलग थी, क्योंकि इसमें आईएएफ का रोल 1971 के इंडो पाक वॉर जो वेस्टर्न सेक्टर में हुई थी वो काफी क्लियर वे में दिखाया गया है। चौथी मूवी का नाम है विजेता। 1982 में आई इंडियन कमिंग ऑफ एज फिल्म जो हिंदी लैंग्वेज में प्रोड्यूस की थी शशि कपूर ने, डायरेक्ट की है गोविंद निहालानी ने। इस फिल्म के लीड रोल में थे शशि कपूर, उनके बेटे कुणाल कपूर, रेखा, अमरीश पुरी, सुप्रिया पाठक और के रायना। इस मूवी में अंगद, कुणाल कपूर का मेन कैरेक्टर तब हाईलाइट होता है जब वो MiG 21 के पायलट बनते हैं और उनका ग्राउंड तक रोल दिखाया जाता है जो इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 में हुआ था। फिल्म वर्ल्ड मैगजीन रेटेड द गुड एंड रोट विजेता इज परहैप्स द फर्स्ट फिल्म ऑफ इट्स काइंड, अ फिल्म विच शोज द इंडियन एयरफोर्स, इट्स गैलेंट मैन एंड देयर लाइफ इन ट्रू कलर्स। पांचवी मूवी है आक्रमण। 1975 में आई हिंदी वॉर फिल्म प्रोड्यूस की थी जगदीश कुमार ने और डायरेक्ट की थी जे ओम प्रकाश ने। इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया है अशोक कुमार, संजीव कुमार, रेखा, फरीदा जलाल, सुजीत कुमार, असरानी, केशतो मुखर्जी और मुमताज ने। मूवी में इंडो पाक वॉर दिखाई गई है और एक लव एंगल भी दिखाया गया है। मूवी के लास्ट में इंडो पाक वॉर 1971 के हाइलाइट्स दिखाए गए हैं, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था और उससे आधा पाकिस्तान खत्म हुआ था और बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। छठी मूवी का नाम है बॉर्डर, जो 1997 में आई थी। 1997 में आई हिंदी लैंग्वेज वॉर ड्रामा फिल्म जो डायरेक्ट और प्रोड्यूस और लिखी थी जेपी दत्ता ने। इंडियन हिस्ट्री में हुए ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड थी। ये फिल्म एक अडेप्टेशन है रियल लाइफ इवेंट्स का जो बैटल ऑफ लोंगेवाला के टाइम पर हुए थे। फिल्म में मेन लीड रोल प्ले किया है सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सुदेश बैरी, पुनीत इस्सर और कुलभूषण खरबंदा ने। तब्बू, राखी, पूजा भट्ट और शर्बानी मुखर्जी ने सपोर्टिंग रोल्स में फीचर किया था। इस फिल्म ने 45th नेशनल अवार्ड्स में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते। 3rd स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में भी इसने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड जीता। सातवीं मूवी है एलओसी कारगिल। ये मूवी डायरेक्ट की थी जेपी दत्ता ने और ये रिलीज हुई थी 1999 में। इस मूवी का कॉन्सेप्ट कारगिल वॉर पर बेस्ड था। इस फिल्म को काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिले थे, कमर्शियली भी और क्रिटिकली भी। इस मूवी का रनिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से ये पहली ऐसी फिल्म बनी जो इतनी लंबी थी। पूरी फिल्म में 1999 में हुई वॉर के 3 मेजर एस्पेक्ट्स कवर किए गए थे, जो थे ऑपरेशन विजय, बैटल ऑफ टोलोलिंग और लाइन ऑफ कंट्रोल। आठवीं मूवी है क्या दिल्ली क्या लाहौर। 2014 में आई हिंदी लैंग्वेज वॉर फिल्म इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस 1948 का सीन दिखाती है और पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम को भी हाईलाइट करती है। फिल्म में मेन लीड रोल में हमें दिखे विजय राज, मनु ऋषि, राज जुत्शी, विश्वजीत प्रधान, जिसमें गुलजार को प्रेजेंटर का क्रेडिट दिया गया है।
ये फिल्म 1978 में हुई इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में क्रॉस फायर के सीन को दर्शाता है, जिसमें सिर्फ 2 सोल्जर्स जिंदा बचते हैं। 9वीं फिल्म है मासूम। 2011 में आई इंडियन रोमांटिक ड्रामा वॉर फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है पंकज कपूर ने। फिल्म में लीड रोल प्ले किया है शाहिद कपूर और सोनम कपूर ने। फिल्म की मेन स्टोरी लाइन 10 साल के वॉर पीरियड को दिखाती है, फ्रॉम 1990 टू 2002। फिल्म में मेन रेफरेंसेस हैं डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, बॉम्बे रायट्स, 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स, कारगिल वॉर, 9/11 अटैक्स एंड पोस्ट गोधरा रायट्स के। 10वीं मूवी है द गाजी अटैक। द गाजी अटैक 2017 में आई ये इंडियन वॉर फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है संकल्प रेड्डी ने। फिल्म इज बेस्ड ऑन मिस्टीरियस सिंकिंग ऑफ PNS गाजी ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। फिल्म में लीड रोल प्ले किया है राणा दग्गुवती, तापसी पन्नू, के मेनन और अतुल कुलकर्णी ने। ये फिल्म 2 लैंग्वेजेस में शूट हुई थी, तेलुगु और हिंदी। 11th है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 में आई इंडियन मिलिट्री एक्शन फिल्म जो डायरेक्ट की थी आदित्य धार ने और उसमें लीड रोल प्ले किया था विक्की कौशल, परेश रावल, यामी गौतम, मोहित रैना, कीर्ति कुलकर्णी ने। नम्रता जोशी राइटिंग द हिंदू स्टेटेड whichever side of the political divide one may stand, one can't dismiss Dhar's canniness and craft despite knowing he is the lionizing the obvious and providing a one-sided narrative। कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट उड़ी में सितंबर 18, 2016 को 5:30 AM पर हुए अटैक को इस फिल्म में हाईलाइट किया गया है। 18 सोल्जर्स मारे गए थे और 20 इंजर्ड हुए थे। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 3rd ग्रोसिंग फिल्म बनी थी 2019 की। 12वीं मूवी है केसरी। 2019 में आई इंडियन हिस्टोरिकल वॉर फिल्म लिखी और डायरेक्ट की अनुराग सिंह ने और मूवी में लीड रोल प्ले किया था अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा ने। इस मूवी में हिस्ट्री के मेजर इवेंट्स में से एक इवेंट को हाईलाइट किया गया है। मूवी का प्लॉट रिवॉल्व करता है अराउंड बैटल ऑफ सारागारी, एक बैटल जो हुई थी 21 सोल्जर्स ऑफ द 36th 6 ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी और 10,000 अफरीदी और अगजाई पश्तून ट्राइब्समैन 1897 में। इस मूवी को कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ टॉप 10 वॉर मूवीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वॉर मूवीज़ हमेशा से ही सबकी फेवरेट रही हैं, फिर चाहे वो इंडियन मूवीज़ हों या इंटरनेशनल लेवल पर हों। 2020 में बॉलीवुड में थिएट्रिकल रिलीज़ भले ही ना हो पा रही हो, लेकिन उससे मूवीज़ का बनना नहीं रुका है। ऐसी ही एक मूवी लेकर आ रहे हैं विष्णुवर्धन, हु इज़ एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर। इस फिल्म का नाम है शेरशाह, जो कि बेस्ड है परमवीर चक्र अवॉर्डी एंड आर्मी कैप्टन विक्रम बत्रा की रियल लाइफ स्टोरी पर। बॉलीवुड में पहले भी वॉर मूवीज़ बनी हैं, जैसे कि लक्ष्य, वाघा, फैंटम एट्सेट्रा, पर आज हम बात इंडियन नहीं बल्कि वर्ल्ड की टॉप 10 मूवीज़ के बारे में करेंगे। पहली मूवी है 1917। 2019 में आई ये ब्रिटिश वॉर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट, प्रोड्यूस और लिखा था सैम मेंडिस ने। ये फिल्म बेस्ड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी पर, जो सैम मेंडिस को उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर एल्फ्रेड मेंडिस ने बताई थी, विच इज़ अबाउट 2 ब्रिटिश सोल्जर्स जिनको मैसेज डिलीवर करने को कहा गया था, जिससे अटैक्स को अवॉइड किया जा सके, जो कि जर्मन रिट्रीट के बाद हो सकता था ड्यूरिंग ऑपरेशन एल्बरिच। एल्फ्रेड मेंडिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश आर्मी का एक अहम हिस्सा थे, और सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ये फिल्म ऐसे ही कई सारे फैमिलीज़ से ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड है। दिस फिल्म वॉज अ सुपर हिट, जिसने अकेडमी अवार्ड्स, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जैसे कई सारे नॉमिनेशंस और अवार्ड्स अपने नाम किए थे। दूसरी मूवी है डनकिर्क। डनकिर्क इज़ ऑलमोस्ट एवरीवन्स ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, जो कि रिलीज़ हुई 2017 में। क्रिस्टोफर नोलान, द ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म मेकर, जो कि अपने आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट के लिए हमेशा से ही फेमस रहे हैं, उन्होंने इस मास्टरपीस को लिखा था, डायरेक्ट किया था और साथ ही प्रोड्यूस भी किया था। ये फिल्म बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 के डनकिर्क इवैक्यूएशन के ऊपर, जिसको ऑपरेशन डायनामो के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इट वॉज एसोसिएटेड विद द इवैक्यूएशन ऑफ अलाइड सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जो कि डनकिर्क फ्रांस के बीचेस और हार्बर्स में फंसे हुए थे। इसके इवैक्यूएशन का कॉन्सेप्ट 3 पर्सपेक्टिव के थ्रू दिखाया गया है: लैंड, वाटर एंड एयर। ऑल्सो वार्नर ब्रोज हेल्प दिस फिल्म टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर। क्रिटिक्स चॉइस, गोल्डन ग्लोब, अकेडमी और ब्रिटिश अकेडमी जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स इस फिल्म ने हासिल किए थे। साथ ही साथ ग्लोबली ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म रही है, जो वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी पर बेस्ड है।
तीसरी मूवी है फ्लैग्स ऑफ आवर फादर्स। 2006 में आई अमेरिकन वॉर फिल्म बेस्ड है एक बुक पर नेम्ड फ्लैग्स ऑफ आवर फादर्स, जिसको लिखा था जेम्स ब्रेडली और रॉन पावर्स ने, द अमेरिकन ऑथर एंड द अमेरिकन जर्नलिस्ट रिस्पेक्टिवली। ये फिल्म और ये बुक दोनों ही इंस्पायर्ड है उस इवेंट से जिसे कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। Depicts the 1945 Battle of Iwo Jima, the 5 Marines and one and only corpsman जिन्होंने ईवो जिमा में माउंट सूरेबाची पर फ्लैग रेज किया था आफ्टर बैटलिंग विद ऑल दे हैड। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था क्लिंट ईस्टवुड ने और इसे लिखा था विलियम ब्रॉयल्स जूनियर और पॉल हैगिस ने। अ कंपेनियन फिल्म वाज आल्सो मेड जिसका नाम था लेटर्स फ्रॉम ईवो जिमा। इसको डायरेक्ट किया था क्लिंट ईस्टवुड ने। जहां एक तरफ लेटर्स फ्रॉम ईवो जिमा बनी हैं जापानीज पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं फ्लैग्स ऑफ आवर फादर्स बनी हैं बैटल ऑफ ईवो जिमा के अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली मूवी है द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई। एडवेंचर एपिक वॉर फिल्म द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई 1957 में आई थी व्हेन डेविड लीन, एन इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एडिटर, ने इसे डायरेक्ट किया था। ये फिल्म बेस्ड है फ्रेंच नॉवेलिस्ट पियर बॉल की 1952 में आई बुक पर, जो कि सेम नेम के साथ एग्जिस्ट करती है। इसकी स्टोरी है बर्मा रेलवे या डेथ रेलवे के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो कि 1942-43 के बीच बना था। द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई को कल्चरली, हिस्टोरिकली और एस्थेटिकली सिग्निफिकेंट कहा गया था। साथ ही इसे कुल 7 अकेडमी अवार्ड्स मिले थे, जिसमें बेस्ट पिक्चर का खिताब भी शामिल था। इतना ही नहीं, इट वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर प्रिजर्वेशन इन द नेशनल फिल्म रजिस्ट्री बाय द यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। द नेक्स्ट मूवी इज प्लाटून। 1986 में आई ये अमेरिकन फिल्म वॉर वियतनाम वॉर की ट्रायलॉजी की पहली फिल्म है, जिसके बाद बॉर्न ऑन द 4th of July एंड हेवन ऑन अर्थ आई थी। इसको लिखा और डायरेक्ट किया है ऑलिवर स्टोन ने, जो कि बेस्ड है वियतनाम वॉर को लेकर उनके खुद के एक्सपीरियंस पर। इसमें एक यूएस आर्मी वॉलंटियर वियतनाम में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जबकि उसके प्लाटून सार्जेंट और स्क्वाड लीडर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, विच इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग द मोरालिटी एंड द कंडक्ट ऑफ वॉर। प्लाटून पहली ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किसी ऐसे इंसान ने किया है जो खुद वियतनाम वॉर को इतने करीब से महसूस करके आया हो। अगली मूवी है द हर्ट लॉकर। द हर्ट लॉकर एक अमेरिकन एक्शन वॉर थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जो कि 2008 में आई थी। डायरेक्टेड बाय कैथरीन बिगलो एंड रिटन बाय मार्क बाउल, ये फिल्म हमें इराक वॉर की तरफ लेकर जाती है। ये स्टोरी है एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम की, जिनको इराक वॉर के दौरान इंसर्जेंट्स अपना टारगेट बना लेते हैं, विच शोज देयर साइकोलॉजिकल रिएक्शन ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ कम्बैटिंग, जो कुछ के लिए इंटॉलरेबल बन जाता है तो कुछ के लिए अडिक्टिव। यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज होने से पहले ये फिल्म 2008 वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर करी गई थी और साथ ही इसके रिलीज होने के बाद इसे 9 अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। अगली मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज लव और हाउ आई लर्न टू स्टॉप वरिंग एंड लव द बॉम्ब। कॉमनली नोन एज डॉक्टर स्ट्रेंज लव इज़ अ 1964 ब्लैक कॉमेडी फिल्म, जिसे लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया स्टैनले क्यूब्रिक ने। इस फिल्म का जॉनर ब्लैक कॉमेडी इसीलिए है क्योंकि एक बहुत ही सटायरिकल वे में कोल्ड वॉर के फियर्स दिखाती है, जो कि सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकती है। दिस फिल्म इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स एंड ऑल्सो नोन टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। साथ ही 1989 में इसे सेलेक्ट किया गया था फॉर प्रिजर्वेशन इन द नेशनल फिल्म रजिस्ट्री बाय यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट मूवी इज़ इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। 2009 में आई इस वॉर फिल्म को लिखा था और डायरेक्ट किया था क्वेंटिन टेरेंटिनो ने, हु इज़ वेरी फेमस अमेरिकन फिल्म मेकर एंड एक्टर। ये फिल्म बेस्ड है 2 ऑल्टरनेट हिस्ट्री स्टोरीज पर, जिसका एक ही प्लॉट है, जो कि है कैसे नाजी जर्मनी के लीडर को असैसिनेट कर सकते हैं। एक स्टोरी प्लान है सुशाना ड्रेफस, अ यंग फ्रेंच जूइश सिनेमा प्रॉपर्टियर के दिमाग में, और दूसरी है जूइश अमेरिकन सोल्जर्स की टीम के दिमाग में। ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही थी कि उस वक्त क्वेंटिन टेरेंटिनो की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई थी। अगली मूवी है शिंडलर्स लिस्ट। शिंडलर लिस्ट 1993 में आई एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था स्टीवन स्पिलबर्ग ने और साथ ही इसको लिखा था स्टीवन जेलियन ने। ये फिल्म बेस्ड है 1992 में आई नॉवल शिंडलर्स आर्क के ऊपर, जिसको लिखा था एक ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट थॉमस केनेली ने। इसका प्लॉट बेसिकली रिवॉल्व करता है एक सुडेटन जर्मन बिजनेसमैन और उसकी वाइफ के अराउंड, जिन्होंने मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मोर देन 1000 पॉलिश जूइश रेफ्यूजीज़ को हॉलोकास्ट से बचाया था और उन्हें अपनी फैक्ट्रीज में काम दिया था।
The 10th movie is They Shall Not Grow Old. 2018 में आई इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को क्रिएट किया गया था वर्ल्ड वॉर वन की असली फुटेज को लेकर, जो कि इंपीरियल वॉर म्यूजियम में करीब 100 सालों से संभाल कर रखी गई थी। इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था पीटर जैक्सन ने, जिन्होंने बखूबी वर्ल्ड वॉर वन के रियल विजुअल्स और BBC से ली हुई ओरिजिनल साउंड्स को एक नए तरीके से मॉडर्नाइज करके लोगों के बीच प्रेजेंट किया था। ये फिल्म पीटर जैक्सन के लिए 2 रीज़न से बहुत स्पेशल थी। एक तो ये कि दे शैल नॉट ग्रो ओल्ड उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, और दूसरा ये कि इस फिल्म को उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को डेडिकेट किया था, क्योंकि वो खुद भी एक सोल्जर थे हु फॉट इन द वॉर। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कारगिल वॉर के बारे में। आज से 21 साल पहले हमारे देश ने देखा एक ऐसा युद्ध जिसने हमारे हिंदुस्तान की आर्मी को शौर्य पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हमारे इंडियन आर्मी और मिलिट्री फोर्सेस ने ये दिखा दिया कि कोई भी हिंदुस्तान की ज़मीन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इस युद्ध में हिंदुस्तान को देखने मिला शौर्य और शहादत पर नम हुई आंखें। इस युद्ध की वजह थी पाकिस्तान सेना की एक ऐसी साजिश जो पूरी होने से पहले ही हिंदुस्तान की आर्मी ने उनको सबक सिखा दिया। सर्दियों में भारतीय सेना के खाली पड़े बंकर्स में पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की शक्ल में LOC पार करके इंडिया के माउंटेन्स में बड़े बड़े हथियार लेकर बैठ गए। उनका मकसद था कि 1971 के युद्ध में भारत को जीते गए हिस्से पर कब्जा करना। 1972 में बनाए गए शिमला एग्रीमेंट को वो तोड़ना चाहते थे। वो एग्रीमेंट इसलिए बनाया था ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई लड़ाई, युद्ध या फिर कोई कोल्ड वॉर ना हो, लेकिन उनके इस शिमला एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश से अब कॉन्फ्लिक्ट होने ही वाले थे। पर भारतीय जाबाजों से बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ी। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर्स के पास पहाड़ों में बसा गरकोन नाम का एक छोटा सा गांव, ये गांव सीमा रेखा के पास होने की वजह से इस गांव में भारतीय फौजियों की बहुत आबादी थी। इस गांव के लोग फौज की चिंताओं से वाकिफ रहते थे। उनका गांव सीमा के यहाँ ही होने की वजह से वो जानते थे कि देश के लिए सीमा में क्या खतरनाक है और क्या नहीं। गांव में बहुत सारे लोग याक पालते थे। याक के हर्ड को पहाड़ों पर लेकर जाने वालों में से एक था ताशी नामग्याल। याक अक्सर चारे के खोज में पहाड़ियों में चले जाते थे। 2 मई 1999 में ताशी का याक खो गया था। ताशी उसे खोजते हुए गांव से दूर निकल गया। दूर ऊंची पहाड़ियों में वो दूरबीन की मदद से अपने याक को ढूंढ रहा था। तभी एक पहाड़ी पर उसने कुछ देखा। वो देखकर जो वो दंग रह गया। वो दर दर के पहाड़ से नीचे उतरा। वो पहाड़ से उतरकर सीधे एक सैनिक के पास पहुंचा। उसने उस सैनिक को बता दिया कि उसको सामने वाली पहाड़ी पर 6 लोग नजर आए जो पत्थर तोड़ रहे थे, बर्फ तोड़ रहे थे। इस तरह सेना को खबर मिलते ही उन्होंने कदम उठाना शुरू कर दिए। कारगिल में चल रही बातों को दिल्ली में इन्फॉर्म किया गया। इसकी जानकारी उस समय दिल्ली पहुंची। 6 मई 1999 को कारगिल पर की गई पाकिस्तानी घुसपैठ कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा लेने के लिए सेना के कई टुकड़े कारगिल आ पहुंचे। पूरी सावधानी से सेना के जवान उस एरिया में चल रहे दुश्मनों की हरकतों को चेक करने के लिए घुसे। किसको पता नहीं था कि कितने दुश्मन किस पहाड़ी पर क्या कर रहे हैं। सेना की बढ़ती हलचल देखकर घुसपैठी सतर्क हो गए। उन्होंने ये बात अपने आकाओं को इस्लामाबाद में बताई। अपनी ओर बढ़ते खतरे से डर कर उनको मजबूती देने के लिए पाकिस्तान की ओर से तोप के गोले कारगिल के जिला मुख्यालय में बने सेना के भारतीय एम्यूनिशन के भंडार में गिराए गए। पूरा एम्यूनिशन जलकर खाक हो गया। इससे करीब करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद आर्टिलरी फायरिंग पाकिस्तान की ओर से बढ़ने लगी। भारत के सामने आई अचानक उठ खड़ी हुई मुसीबत पर पलटवार की प्लानिंग शुरू कर दी थी। दिल्ली का दिमाग कारगिल पर आए इस मुसीबत को सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। सभी टुकड़ों को ये बात बताई गई थी और इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर स्पेशल ऑप्स टीम तक सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुट गए। फैसले जल्दी तो लेने थे, लेकिन जल्दबाजी में फैसले गलत नहीं होने चाहिए थे। सिर्फ 3 महीने पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर लाहौर पहुंचे थे और सिर्फ 3 महीनों बाद इंडिया और पाकिस्तान में एक बड़ा युद्ध होने जा रहा था। लोग हैरान रह गए थे कि पाकिस्तान ने इसके बारे में सोचा कैसे, लेकिन उस समय इसके बारे में सोचने से ज़्यादा इसका मुकाबला करना ज़रूरी था। भारत घुसपैठियों की तादाद और पोजीशन का अंदाज़ा लगाने के लिए ग्रुप्स भेज रहा था। कैप्टन सौरभ कालिया अपने कुछ टीम मेंबर्स को लेकर पहाड़ चढ़ रहे थे और दिन भर पहाड़ चढ़ने के बाद रात को हमले की योजना बनाकर वो सभी आराम कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको किडनैप कर लिया।
उनको एक जगह लाकर बहुत टॉर्चर किया गया और फिर उनके गले काट दिए गए। फिर भी पाकिस्तान की तोप के गोले इंडिया पर बरस ही रहे थे। ये देखकर भारत ने भी अपनी बड़ी तोपें बड़ी जगहों पर तैनात की। इसके अलावा पाकिस्तान के हमले की और पोजीशन जानकारी हासिल करने के लिए कई विमान भी भेजे गए। ज़्यादा पेट्रोलिंग पार्टी रवाना की गई। उससे पता चलता है कि 120 किलोमीटर के एरिया में कई जगह पाकिस्तानी सेना ने अपने बंकर्स बना दिए थे। द्रास, कश्कर और मुश्को वैलीज में 10 किलोमीटर से भी अंदर घुस गए थे पाकिस्तानी। आतंकियों ने ऊंची पहाड़ियों पर अड्डे बना लिए थे। वो ऐसी ऐसी लोकेशंस पर थे जहां से उनका निशाना एक हाईवे था। उन्होंने ये इसलिए किया था ताकि वो द्रास और कारगिल पर कब्जा करके उसे एलओसी खुलवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वो भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। वो हाईवे पर इसलिए टारगेट बनाए बैठे थे ताकि भारतीय कॉन्वोज कश्मीर से कारगिल की तरफ जाते वक्त वो गोलाबारी और फायरिंग कर सकें। भारतीय सेना ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और उनको हाईवे से दूर कर दिया। लेकिन उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी कि पाकिस्तान के 10 घुसपैठिए 1000 की सेना को भारी पड़ रहे थे और उनके गन्स और मिसाइल्स भी बहुत ही एडवांस थे। इसलिए उन पर काबू पाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था एयर स्ट्राइक्स। लेकिन वो जानते थे कि एयर स्ट्राइक्स का माउंटेन के बीच में असर कम होता है। 26 मई को श्रीनगर और पठानकोट से उड़ान भरकर हेलीकॉप्टर्स ने जहां जाकर हमला किया, इसी के साथ तोप भी चलाए गए और इस तरह ऑपरेशन विजय शुरू हो गया। लेकिन एयर स्ट्राइक्स के हमले भी वो कंट्रोल कर पा रहे थे। उनको अंदाज़ा था कि एयर स्ट्राइक्स हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्ट्रिंग गन मिसाइल्स की मदद से हमारे विमानों को मार गिराया। विमान के पायलट अगर उनके यहाँ पैराशूट से आ पहुँचे तो उनको वो बंदी बना देते थे। बस इतना ही नहीं, कुछ कुछ पायलट्स पर पैराशूट से नीचे उतरने के दौरान ही वो गोलियों की बरसात कर देते थे। हालात और भी बिगड़ने लगे थे। पर नुकसान को भुलाकर 27 मई की शाम को लड़ाकू विमानों ने टाइगर हिल और पॉइंट 45-90 पर बहुत बमबारी की। पहाड़ियों पर तैनात सभी टुकड़ियों ने दुश्मन पर हमला बोल दिया। इसके बाद फायरिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत सारे भारतीय सैनिक्स और पायलट्स मारे गए। इसके बाद पानी से भी एक ऑपरेशन प्लान किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तब तक वायुसेना ने अपने 4 वीर गंवा दिए थे। 29 मई को ज़मीन पर हमारी सेना ने कई घुसपैठियों को मारकर अपना तिरंगा गाड़ दिया था। 300 पाकिस्तानी मारे गए और करीब 250 से ज़्यादा घायल होकर भाग गए। आखिर में 3 जून को पाकिस्तान ने भारतीय ग्रुप कैप्टन के निचिकेत को इंडिया वापस भेज दिया एज अ गुडविल जेस्चर। लेकिन 10 जून को ही पाकिस्तान ने 6 भारतीय जवानों की मल्टीलेटेड बॉडीज़ भारत भेज दी थी, जिससे पूरे भारत को बहुत गुस्सा आया। को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि सबका खून खौल उठा। इसके बाद इंडियन आर्मी ने टोलोलिंग पीक पर काबू पाकर पूरे वॉर की दिशा ही बदल दी। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को सलाह दी कि वो कारगिल से पुल आउट कर दे और ये सब रोके। इसके बाद धीरे धीरे हमारी सेना एक एक पहाड़ की चोटी कैप्चर करती गई और वहाँ यूएस जनरल्स इस्लामाबाद के शरीफ को रिट्रीट करने की सलाह देते रहे। आखिर में 4 जुलाई को पाकिस्तान अपने सारे ट्रूप्स को वापस आने का ऑर्डर देता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दी कि वो रिट्रीट करेंगे और वाजपेयी से उनकी बातचीत जल्द ही होगी। 26 जुलाई को ये जंग ऑफिशियली ख़त्म कर दी गई। इस जंग में हमारे बहुत सारे जवान, कैप्टन और जाबाज सोल्जर्स मारे गए और दोनों देशों को बहुत खून बहाना पड़ा। इसलिए ये जंग भारतीय इतिहास की सबसे खतरनाक और बड़ी जंग थी, जिस पर भारत ने कम समय में सही स्टेप्स उठाकर ये जंग जीत ली और दुश्मनों को वापस भेज देने में कामयाबी रखी। चलिए अब आपको बताते हैं कि हु इज़ कैप्टन विक्रम बत्रा। 2019 में कारगिल वॉर को 20 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन भारत के जाबाजों की वीरता की दास्तां आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। आप सब ने दिल मांगे मोर टैगलाइन तो ज़रूर सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इसका असली सही पहचान जिसने दी है वो कारगिल हीरो कौन है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ परमवीर सोल्जर चक्र विक्रम बत्रा की कहानी, जिनके अनबिलीवेबली करेज और हीरोइज्म की वजह से उनके दोस्त और दुश्मन उन्हें शेर शाह के नाम से बुलाते थे। विक्रम बत्रा के शौर्य की कहानी हर देशवासी के लिए एक प्रेरणा है और उन नौजवानों के लिए एक मिसाल है जो आर्मी में जाकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि देश पर जान न्यौछावर करने वाले इस वीर जवान का बचपन कैसा बीता और उन्होंने अपनी लग्जूरियस लाइफ वाली नौकरी छोड़कर खतरे से भरी देश की सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन की।
इनकी कहानी सुनने के बाद ना केवल विक्रम के लिए बल्कि देश के हर एक सिपाही के लिए सम्मान आपका और भी बढ़ जाएगा। सितंबर 9, 1974 को विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के छोटे से खूबसूरत गांव पालमपुर में हुआ था। इनके माता पिता दोनों ही काफ़ी एजुकेटेड थे। गिरधारी लाल बत्रा इनके पिता, जो एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे, और माँ कमल कांत भी एक स्कूल टीचर थी। कैप्टन विक्रम बत्रा का एक जुड़वा भाई भी था जिनका नाम विशाल था। माता पिता दोनों को प्यार से लव कुश बुलाते थे, जिनसे विक्रम 14 मिनट बड़े थे। विक्रम ने अपनी स्कूलिंग डीएवी स्कूल और सीनियर एजुकेशन सेंट्रल स्कूल ऑफ पालमपुर से की। उनका स्कूल आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया के पास था, जिसकी वजह से वो आर्मी डिसिप्लिन को देखकर और पिता से वीर जवानों की कहानियां सुनकर काफ़ी प्रेरित हुआ करते थे। और स्कूल के समय से ही उनमें देश प्रेम की भावना जाग उठी थी, जिसके कारण कैप्टन बत्रा बचपन से ही हर चीज़ में आगे रहना और जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते थे। चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में परफेक्ट थे। उनके स्कूल टीचर्स उनको एक ऑलराउंडर कहते थे। जब बत्रा छोटे थे तो वो स्कूल आते जाते आर्मी की गतिविधियों को बहुत ही ध्यान से देखा करते थे। जब भी उन्हें सेना की कदम ताल या ड्रम बीट की आवाज़ आती थी, वो ये सुनकर रुक जाते थे। इसके बाद माता पिता ने उन्हें ग्रेजुएशन करने के लिए चंडीगढ़ भेज दिया। कॉलेज में उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया, जहां उन्हें बेस्ट कैडेट से नवाजा गया, जिसके बाद उन्हें कॉलेज की तरफ से गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल भी किया गया। अनोखी बात यह है कि जब विक्रम अपने बीएससी कर रहे थे, उन्होंने तब ही मर्चेंट नेवी के एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लिए थे। जब कुछ ही दिनों में उनका अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला था, जिसके कारण उन्हें पोलैंड जाना पड़ता, जिसके लिए वो काफ़ी उत्सुक भी थे। पर अचानक जाने से पहले एक रात पहले वो अपनी माँ के पास गए और उनको बोला कि वो मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। ये सुनकर घर में सब हैरान थे, क्योंकि उस ज़माने में उन्हें इस नौकरी के लिए लाखों रुपए ऑफर हुए थे। मन में ठाने ही विक्रम ने इंडियन आर्मी में सिलेक्शन के लिए कंबाइंड डिफेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दी। हायर एजुकेशन के लिए विक्रम ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उनकी मुलाकात डिम्पल नाम की एक लड़की से हुई। दोनों ही इंग्लिश लेक्चर्स साथ में अटेंड किया करते थे और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। रिश्ता होते ही एक साल में विक्रम को 1996 में देहरादून जाना पड़ा। हिज ड्रीम वॉज फुलफिल्ड और उन्होंने सीडीएस एग्जामिनेशन को क्लियर करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की, जहां उन्हें लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर निर्धारित किया गया। उनकी पहली पोस्टिंग थी इन द टाउन सोपोर इन जम्मू एंड कश्मीर बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए आपको बताते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के शानदार मिलिट्री करियर के बारे में और कैसे वो देश के गौरव बने। जब उन्हें जम्मू में नियुक्त किया गया, वो तभी से लगातार मिलिट्री ट्रेनिंग्स में अच्छा परफॉर्म करते चले गए और केवल 3 सालों में ही उनकी पोस्टिंग 1999 में कारगिल में कर दी गई। और 1999 के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में वो पूरी बहादुरी से लड़े और भारत के झंडे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने एक के बाद एक सफलताएं हासिल की और लेफ्टिनेंट से कैप्टन की पोजीशन प्राप्त की। विक्रम की यूनिट को ऑर्डर्स मिले टू मूव टू कारगिल और उन्होंने जून 1, 1999 को ड्यूटी पर रिपोर्ट किया। 18 दिन बाद जून 1999 को उन्हें ऑर्डर दिया टू रिकैप्चर पॉइंट 5140 और ये उनकी पहली बड़ी सफलता थी इस महायुद्ध में। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्हें श्रीनगर लेह मार्ग से पाकिस्तान से मुक्त कराने की जिम्मेदारी मिली। हालांकि ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन कैप्टन बत्रा ने कभी चैलेंजेस से हार नहीं मानी। इसी हिम्मत और जज्बे के कारण कैप्टन बत्रा ने अपने वीर साथियों के साथ इस चोटी पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद जब कैप्टन से इस बात पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो बहुत ही हम्बल मिजाज में बोले, ये दिल मांगे मोर। और शायद इसी स्टेटमेंट का मतलब उसी दिन सार्थक हुआ था। पूरे युद्ध में भारत के जवान हर विजय के साथ यही नारा चिल्लाते थे, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। इस युद्ध में कैप्टन बत्रा अपने दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी और चुनौती बन गए थे और इसी वजह से पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा था और पाकिस्तान ने उन्हें कोड नेम दे दिया था शेर शाह, जिस नाम से अब हमें सिद्धार्थ की अपकमिंग फिल्म नजर आएगी, जो कैप्टन विक्रम द ग्रेट वॉरियर ऑफ ऑल द टाइम के रोल में हमें नजर आने वाले हैं। विक्रम का अगला ऑपरेशन कारगिल के दौरान सबसे मुश्किल कैंपेन्स में से एक था। अब उन्हें विजय पानी थी 17,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर 0.4875। इस पहाड़ के स्लोप्स 80 डिग्री स्टीप थे एंड पाकिस्तानी ट्रूप्स ने खुद 16,000 फीट की हाइट पर पोजीशन कर रखी थी।
विक्रम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने साथी लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ इस अभियान को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वीकारी और इस अभियान पर जाने से पहले कैप्टन विक्रम ने अपने छोटे भाई को 16 जून को वॉर साइट से एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसे आज तक उनके भाई ने उनकी याद में संभाल कर रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने छोटे भाई को माँ और पिताजी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी थी और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद 7 जुलाई को वो पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए निकले। उसी समय पाकिस्तान के सैनिकों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और एक रिस्पॉन्सिबल टीम लीडर की तरह जब विक्रम ने देखा कि उनके साथी डेंजर जोन में हैं, कायरो जैसे छुपे नहीं बल्कि शेरों की तरह धाड़ते हुए पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसमें पाकिस्तान के कई सैनिक घायल हो गए थे। ये मिशन पूरा होने की कगार पे था, लेकिन उसी समय कैप्टन विक्रम की नज़र अपने जूनियर साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी, जो कि एक ब्लास्ट में पूरे तरीके से जख्मी खूनम खून हुआ पड़ा था। और जैसे ही विक्रम बत्रा ने अपने साथी को कंधे पर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, उसी समय एक छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें सीने पर गोली मारी। उसके बाद भी विक्रम घायल साथी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया और गोली लगने के बावजूद भी एक एक करके पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर मिट्टी में मिला दिया और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले झंडा लहरा चुके थे और शहीद होने से पहले कैप्टन ने आखिरी शब्द बोले, जय माता दी। विक्रम के दोस्त उन्हें याद करते हुए ये किस्सा कभी नहीं भूल सकते। जब कारगिल की लड़ाई से पहले वो कुछ समय के लिए होली पर घर आए थे, उन्हें अंदाज़ा था कि उन्हें इस महान युद्ध में जाने का अवसर मिल सकता है। उनके दोस्त ने जब उन्हें कहा कि घमासान युद्ध में संभल कर रहने को, तो उन्होंने अपने दोस्त को ऐसा जवाब दिया जो वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। विक्रम ने दोस्तों को चिंता ना करने के लिए कहा और साथ ही कहा, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर। और कैप्टन में अपनी आखिरी सांस तक दोनों वादे निभाए। उन्होंने पॉइंट 4875 पर भारत का झंडा भी फिराया और साथ ही वो शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर वापस घर आए। विक्रम की वीरता का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दुश्मनों ने उन्हें ललकारा कि शेर शाह युद्ध से लौट जाओ वरना तुम्हारी लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा, इसका उन्होंने पाकिस्तान को डट के जवाब दिया और कहा वो भारत के फौजियों की चिंता छोड़ दे और खुद के लिए दुआ करें। इसी वीरता को सलाम करते हुए कारगिल युद्ध के बाद कैप्टन विक्रम को उनके साहस और पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को भारत का सर्वोच्च मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अपने कई साथियों की जान बचाई, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी के चीफ ने खुद ये बात बोली कि अगर विक्रम युद्ध से जिंदा वापस आते तो उन्हें आर्मी का हेड बना दिया जाता। भारत का हर सैनिक इस देश के लिए गौरव का पात्र होता है, मगर हमें कभी कुछ ऐसे वीर सिपाहियों की कहानी जब देखने और सुनने को मिलती है, हमारा सर्व और सीना गर्व से और ऊंचा हो जाता है। तो ऐसी ही बॉलीवुड की खबरों के लिए, आने वाली मूवीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं निशी तनवर बॉलीग्राज स्टूडियो से अब आप सभी को बाय कहती हूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।